ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारा आज का टॉपिक मानव विकास के 4 स्तंभ। जैसा कि हम आम तौर पर देखते हैं, कोई भी इमारत है या अन्य चीज़ है, वह किसी न किसी स्तंभ पर आश्रित होती है। उसी तरह मानव विकास का विचार भी 4 इन स्तंभों पर आधारित है। तो इन्हीं संकल्पनाओं को आज हम देखेंगे ताकि हम मानव विकास का विचार है उसको अच्छे से समझ सकें। तो इसमें पहला स्तंभ है समता, या इंग्लिश में जिसे हम इक्विटी कहते हैं। समता से आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि इक्विटी की बात कर रहा है तो एक भी व्यक्ति इसके अंदर नहीं छूटता है। यानी मानव विकास ये कहता है कि जो भी उपलब्ध अवसर हैं किसी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, वे उस क्षेत्र में रह रहे, उस राज्य में रह रहे सभी लोगों तक एक समान पहुँच की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। जैसे कि लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग वह किस लिंग का है, यानी पुरुषों को ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, महिलाओं को कम, यानी किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। उपलब्ध अवसरों के आधार पर प्रजाति कौन सी है, कुछ प्रजातियां कहती हैं कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे आर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरे यह बताते हैं कि नॉर्डिक अच्छे हैं। यानी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आय कितनी है, कुछ लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं तो उन्हें अवसर ही न मिले, वे उपलब्ध अवसरों तक पहुंच ही न सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर भारत के संदर्भ में कहता है कि जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होनी चाहिए। भारत का जिक्र करता है तो जाति को इसने खास तौर पर हाईलाइट किया है, क्योंकि भारत के अंदर हम देखते हैं कि आज भी अनेक जगहों पर जाति पर आधारित जो भेदभाव है वो देखने को मिलता है। जैसे हमने राजस्थान के अंदर कुछ ही महीने पहले देखा कि एक शिक्षक ने एक बच्चे की पिटाई की थी, मटके से पानी पी लिया था। तो ये क्या था, एक जाति पर आधारित भेदभाव था। अब जब उसको पानी पीने की ही जब उसको उपलब्धता नहीं है, यानी पानी है लेकिन पी नहीं सकता क्योंकि उसकी जाति अलग है, तो फिर मानव विकास तो बहुत दूर की बात हो चुकी है। अन्य जो सुविधाएं हैं वह किस तरह पहुंचेंगी। इसलिए भारत के संदर्भ में जाति का इसने खास तौर पर जिक्र किया है। हालांकि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता है। यानी आज मनुष्य काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मनुष्य की चेतना बहुत आगे पहुंच चुकी है, हम विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे। आदि मानव से यदि हम अपना कंपैरिजन करें तो बहुत आगे हैं, खास तौर पर जो हमारी मानसिक जो शक्ति है उसके आधार पर। तो अब यह हालांकि कम है, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में ऐसा घटित होता ही है। चाहे बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं उनके अंदर भी, जैसे अमेरिका के अंदर काले और गोरों के बीच जो भेदभाव है वो चलते रहते हैं। भारत के अंदर जाति पर आधारित लड़ाइयाँ हैं वे चलती रहती हैं, हालांकि कम हुई हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक समाज के अंदर कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं पर किसी अन्य नाम पर ये होते रहते हैं। सामान्यतः निर्धन तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को समता प्राप्त नहीं होती है। जैसे लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि जो आपके गांव के या कस्बे के शहर के स्कूल थे या कॉलेज थे, उसके अंदर आप एक चीज़ नोट कर सकते थे कि जो स्कूल से ड्रॉप आउट छात्र थे, यानी जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, वे उनकी एक खास पहचान हम कर सकते थे कि वे बहुत ज़्यादा क्या थे, निर्धन थे, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। इतने पिछड़े थे कि वे अपनी आगे पढ़ाई भी जारी नहीं रख पाए थे। तो शिक्षा एक मामूली सा फैक्टर है, तो उनको शिक्षा भी नहीं मिली। किस कारण से? क्योंकि वे पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, तो उनकी हम एक खास पहचान कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि सभी को जो इक्विटी है, वो समता है, वो प्राप्त नहीं है आज के जो समय है इसके अंदर भी। इसलिए समता बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मानव विकास के 4 स्तंभों के अंदर। यानी जब समानता ही नहीं है, समता ही नहीं है, अवसरों तक बराबर पहुंच ही नहीं है, तो लोग यदि आपने हाशिए से अलग ही धकेल दिए और कुछ लोग अपना जो सारा कारोबार है या कार्य है वे करते जा रहे हैं, तो बाकी लोगों तक ये चीज़ें जब नहीं पहुंचेंगी तो हम सीधा कह सकते हैं कि मानव विकास अभी नहीं हुआ है किसी भी क्षेत्र के अंदर या देश के अंदर। आइए अब इसका दूसरा स्तंभ देखते हैं। मानव विकास का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सतत पोषणीयता। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ अवसरों की उपलब्धि की निरंतरता में है। अतः प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी जो भी अवसर मिल रहे हैं वह निरंतर इसी तरह जारी रहने चाहिए। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी उनके सामने भी यानी आज हमें जितने अवसर उपलब्ध हैं, जितनी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वे सभी अवसर उनके लिए भी समान रूप से मौजूद होने चाहिए। इसको हम ऐसे देखें कि हमारी जो अर्थ है, ये ऐसा समझे कि हम एक स्पेस यान है, एक स्पेस यान जो कि स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहा है, अर्थ ट्रैवल कर रही है, हमें पता है स्पेस के अंदर। तो अब किसी और प्लेनेट से लाकर इसके ऊपर हम कोई भी प्रकार का जो
कोई रिसोर्सेज हम नहीं डाल सकते हैं, चाहे खनिज तेल की बात है, यानी प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं हम बाहर से कहीं नहीं ला सकते हैं। तो अर्थ की एक क्षमता है, और इस क्षमता का यदि हम दुरुपयोग करते हैं, या पॉपुलेशन के लिहाज से हम देखें तो 8 अरब हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, तो ये 8 अरब लोग जितना इस्तेमाल कर रहे हैं इस अर्थ के ऊपर मौजूद रिसोर्सेज का, क्या आगे आने वाले लोग भी इसी तरह इसी मात्रा के अंदर क्या वे इनका उपयोग कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उनको निरंतरता नहीं दी है अवसरों की उपलब्धता में, चाहे वे पर्यावरणीय लिहाज से, जैसे हमने यहाँ देखा, वित्तीय लिहाज से भी, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले कई महीनों से लगातार जारी है, तो वहाँ पर कितनी वित्तीय क्षति, वहाँ पर जान और माल की कितनी ज़्यादा हानि हुई है ये हम देख सकते हैं। यानी मानव संसाधन भी ख़त्म हो रहे हैं और वित्तीय संसाधनों की भी कमी हो रही है। यानी युद्ध इस तरह से जो विपरीत प्रभाव समाज के ऊपर डालता है, 10 को पीछे ले जाता है समाज को। तो फिर जो आगे आने वाले समाज होंगे, वापस इतना डेवलप होने के अंदर उन्हें कितना ज़्यादा समय लगेगा, कितनी मेहनत उन्हें करनी होगी, तो कितना कुछ होगा। तो युद्ध एक बहुत ज़्यादा भयावह होता है, हम कह सकते हैं। तो इसका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ियाँ इससे वंचित न रह सकें। तो ये हमारा दूसरा स्तंभ है मानव विकास का। अब तीसरा स्तंभ देखते हैं। मानव विकास का तीसरा स्तंभ है उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी का यहाँ आशय जो हम प्रोडक्शन लेते हैं वस्तुओं से या संसाधनों से, वे नहीं है, किसका है? मानव श्रम है। यानी मनुष्य को हम इतना ज़्यादा इफ़िशिएंस बना दें कि वह अपने आप ही विकास कर लेगा। यानी मनुष्य इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है, यानी ह्यूमन कितने कैपेबल है, मनुष्यों को कितना ज्ञान है, मनुष्य कितना कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, यहाँ इससे आशय ये है। तो कहता है कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता लगातार वृद्धि की जानी चाहिए। यानी लोगों के अंदर जो उनकी क्षमताएं हैं उनको डेवलप करना चाहिए। यानी हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का केंद्र है वो मनुष्य है, ये हम इसकी डेफिनेशन के अंदर सीख चुके हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो। तो कह रहा है कि जो मनुष्य की क्षमताओं का जब हम निर्माण करेंगे तो जो बाकी विकास है, जो जरूरी विकास है, वह अपने आप ही कर लेगा। तो इसके अंदर लगातार वृद्धि की जानी चाहिए। किसी देश के निवासी ही वहाँ का वास्तविक धन होते हैं। यानी किसी देश को आपने रेटिंग देनी है कि बहुत अच्छा देश है, तो आपने क्या देखना है? वहाँ उन देश के लोगों को देखना है कि उनके अंदर क्षमताएं कितनी है, वे कितना को उनके अंदर ज्ञान है, किस तरह से वे कार्य कर रहे हैं या कार्य करना चाहते हैं या कार्य करने के अवसर उन्हें उपलब्ध हैं। ये सब चीज़ें देखकर हम कह सकते हैं कि वह देश वास्तव के अंदर ही विकसित देश है। ऐसा ना हो कि देश के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो हो लेकिन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा कार्य किस तरह से करना है। यानी लोग वहाँ के यदि निठल्ले हैं तो हम नहीं कह सकते कि मानव विकास वहाँ का हुआ है। तो इसके अंदर यही चीज़ प्रयास करनी चाहिए। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास या उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। यानी उनके एक तो ज्ञान को आपने बढ़ाना है, तो शिक्षा के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जो बेसिक एजुकेशन है वो भी होनी चाहिए, उसके बाद जो हायर एजुकेशन है वो भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनके ज्ञान बढ़ेगा तो उनकी क्षमताएं निश्चित ही बढ़ेगी, क्योंकि दिमाग का जो लेवल है, जो दिमाग विकसित होगा, फिर बाकी कार्य अपने आप ही होते जाएंगे। तो उन्हें बेहतर चिकित्सा उपलब्ध भी करवानी चाहिए। यदि लोग स्वस्थ नहीं हैं फिर वो कार्य किस तरह कर सकते हैं? ये भी सीधी सी सोचने की बात है कि यदि उनकी चिकित्सा बेहतर है तो फिर उनकी कार्य क्षमता अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो किन दो चीज़ों पर फोकस किया है? एक तो उनको ज्ञान बढ़ाना है और दूसरा बेहतर चिकित्सा देनी। यानी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से वे स्वस्थ होंगे, तभी एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा, जो कि बेहद उसके अंदर कार्य कुशलता उसके अंदर ज़्यादा आएगी। ये तीसरा स्तंभ है। एक और स्तंभ रह गया, वो और देखते हैं। मानव विकास का चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। इसका मतलब क्या है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। विकल्प चुनने की जो शक्ति है उसको जो प्राप्त करने की क्रिया है, प्रोसेस को क्या कहते हैं? सशक्तिकरण कहते हैं। इसको हम जो उदाहरण से समझें, जैसे हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो हमारी वुमेन हैं उनको हमें एम्पावरमेंट करना चाहिए। ये हम अक्सर बात सुनते हैं, बात खुद भी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई महिला है या कोई लड़की है, उसको हमने 12th तक ही पढ़ाया है, यानी 12th पास करा के उसको हमने उसकी शादी कर दी है, तो हमने उसको आगे पढ़ने के अवसर ही नहीं दिए। आगे हो सकता था कि वे कॉलेज पास करने के बाद कोई अच्छी पोस्ट पर, अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर या
प्राइवेट जॉब कर सकती थी, यानी उसके सारे विकल्प हमने +2 करते ही, उसकी शादी करते ही उसके सारे विकल्प हमने बंद कर दिए। तो उसके विकल्प चुनने के लिए जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गई। तो ये सशक्तिकरण कहता है कि विकल्प चुनने के लिए जो शक्ति है, इसे प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? सशक्तिकरण कहलाती है। यदि इसके पास विकल्प चुनने की आगे शक्ति होती कि मैं कॉलेज करूं, स्पोर्ट्स करूं, या जो भी ये कार्य करना चाहती थी वो कार्य नहीं हो पाए, तो इसका मतलब उसकी जो सशक्तिकरण है वो नहीं हुआ है। उसके पास शक्ति ही नहीं थी, इतने उसके पास अधिकार नहीं थे। यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता तथा क्षमता से आती है, यानी इफ़िशियंसी होनी चाहिए सभी के पास, चाहे औरत है चाहे आदमी है, और उनके पास स्वतंत्रता भी होनी चाहिए ताकि वह अपने विकल्प चुन सकें। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ जिम्मेदारी बनती है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी जो सरकारें हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वह हमें एम्पावरमेंट करने के लिए क्या करें। एक तो उनका जो शासन जो हम पर कर रहे हैं वह सुशासन होना चाहिए, कुशासन न हो। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, या जितनी भी सरकारों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा विकास उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में नहीं किया है, और उनकी जो नीतियाँ हैं वो लोकोन्मुखी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ निश्चित लोग ही उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। ह्यूमन का मतलब एवरी ह्यूमन होना चाहिए, यानी सभी के लिए नीतियाँ हो और लोकोन्मुखी हो, लोगों के लिए हो, ताकि उनको हम क्या कर सकें? सख्त कर सकें। तो ह्यूमन जितना ज़्यादा सशक्त होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होता जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों को सशक्तिकरण का विशेष महत्व है, यानी ये लोग जो कि ये क्षेत्र जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं, उनके लिए फिर खास महत्व हो जाता है किनका? सुशासन का और लोकोन्मुखी नीतियों का। क्योंकि ये सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियां जब इन पिछड़े समाजों तक पहुंचती हैं तब उनके अंदर डेवलपमेंट होता है, वे भी मुख्य धारा के अंदर शामिल हो पाती हैं। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सशक्तिकरण वहाँ पर नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है। एम्पावरमेंट नहीं है तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये 4 स्तंभ हमने देखे। इन 4 स्तंभों से हमने जो भी बात कहने का प्रयास किया है वो क्या होता है? मानव विकास होता है। धन्यवाद।